Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको वो टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना। सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और अगेन वहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में फिर से टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 9000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से इस करंट अफेयर के वीडियो को मैं कंडक्ट नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोगों की मेरे पास में रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर उस सेशन को वापस से कंटिन्यू करो। देखो वो सेशन चलता रहता है हमारा, बीच में जो फेस्टिवल सीज़न है तो उसमें थोड़ा सा गैप हो गया था, मैं जानता हूँ। लेकिन जो भी आर्टिकल्स छोटे मोटे रहा करते थे वो सब मैंने द हिंदू के वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा द हिंदू का वीडियो बिल्कुल लास्ट में जब आप जाते हो तो कुछ अलग से आर्टिकल्स में कवर कर दिया करता था। बट अभी यहाँ पर कुछ बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं जो कि द हिंदू के अंदर कवर नहीं हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। तो जैसे आज के कुछ आर्टिकल हैं, साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे, कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब इस सेशन को हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की मतलब मैसेजेस मैंने देखे थे कि सर हम लोग बिल्कुल आदत पड़ चुकी थी, शाम वाला सेशन भी देखा करते थे, शाम वाला सेशन देख कर ही सोया करते थे, तो उसको वापस से कंटिन्यू करो। ये सेशन चल रहा है, बीच बीच में अब की बार काफ़ी परेशानी आई है इस सेशन के अंदर यार, ये तो मुझे पता ही है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी इसको आगे कंटिन्यू किया जाए। बाकी मैं एक बड़ा सा चेंज करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर अंदर, वो चेंज मैं सामने आके बताऊंगा आपको क्या क्या चेंजेस होंगे, आपसे यहाँ पर डिस्कशन करूँगा एक दिन, वो उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब कुछ अच्छा ही यहाँ पर इस चैनल पर मैं लेकर आने वाला हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन सित्रांग के बारे में। अच्छा, ये आर्टिकल हमारे यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स मेंस कहाँ पर हेल्प करेगा तो ये समझना। प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे साइक्लोन के बारे में पूछा जा सकता है और इसके प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है साइक्लोन क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि कैसे साइक्लोन बनता है। प्लस यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फिनोमिनन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। और मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने अभी तक साइक्लोन को लेकर पिछले 5 सालों में 3 बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया है, मेंस में 3 बार। तो वो क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे अगर ये आर्टिकल समझ लिया तो। अब पहले यहाँ पर इस आर्टिकल को हम लोग समझते हैं। पहली चीज़, आखिरकार खबर क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं साइक्लोन सित्रांग को? क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर ये साइक्लोन सित्रांग आता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। तो आपको पता होगा कि जब भी जो साइक्लोन्स होते हैं, इसको हम लोग हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, जब भी साइक्लोन आता है इसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि अब की बार ये वाला जो साइक्लोन है इसका नाम है सित्रांग। तो आपको पता है ये जो साइक्लोन का नाम होता है ये अलग अलग देश मिलकर रखते हैं। ये नेमिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला साइक्लोन है जो अभी न्यूज़ में है साइक्लोन सित्रांग, इसका नाम कौन से देश ने रखा है? तो इसका नाम रखा गया है थाईलैंड के थ्रू। थाईलैंड ने यह नाम रखा है। और अक्टूबर के मंथ में ये साइक्लोन आया है, तो अक्टूबर के मंथ में बहुत कम ही से साइक्लोन आते हैं क्योंकि मॉनसून सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो अक्टूबर के मंथ में बहुत रेयरली साइक्लोन्स आते हैं, इस वजह से ये काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है। तो साइक्लोन सित्रांग का नाम है थाईलैंड ने दिया है, ये जो नाम है सित्रांग ये थाईलैंड के थ्रू दिया गया। साल 2018 में भी अक्टूबर के मंथ में साइक्लोन आया था जिसका नाम यहाँ पर तितली था, ठीक है ना। ये बे ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलता था। क्लियर हुई बात? नाउ जब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन की तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये सब बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं ये बात जानना। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? इस वाले मैप को देखो, वर्ल्ड मैप को जब भी हम लोग देखते हैं तो इसमें मैं 3 लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे बीच में होता है इक्वेटर, 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर, सभी को पता है। इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी चलो मैंने ड्रॉ कर दिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आता है इक्वेटर, देन उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हुई बात? तो ये जो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है
नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का जितना भी हिस्सा है ना, ये जितना भी रीजन है, ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन। अब इस रीजन के अंदर आप देखोगे बहुत सारे एरियाज पड़ते हैं। इनफैक्ट इंडिया का बहुत बड़ा रीजन इसी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से हम ड्रॉ करें तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को छोड़ने के बाद में ये पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और यहाँ पर आपको भारत के पास में अरेबियन सी देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। ये सारे जो रीजन्स हैं ना, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। और जो साइक्लोन, जो चक्रवात बनता है, वो समुद्र के अंदर बनता है। जैसे कि अभी साइक्लोन सितरांग की हम बात कर रहे हैं ना, वो कहाँ पे बना है? वो बे ऑफ बंगाल के अंदर बना है, यहाँ पर, और यहीं से इसने बांग्लादेश को हिट किया था। क्लियर हुई बात? तो मतलब कहने की मतलब यह है कि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। समझ में आई बात? तो यहीं पर ये जो साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत रेलिवेंट बात बताने वाला हूँ। ये पॉइंट आपने यहाँ पर 2-3 कवर किए। इस वाले पैरा को बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल कर सुनना, क्योंकि इससे संबंधित रिसेंटली यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के अंदर। देखो, ये मैंने आपको बता दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बार और इसको बना लेते हैं ताकि मदद हो जाए। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा कलर मिल जाए ताकि हम लोग समझ पाएँ अच्छे से। चलो, अब एक बात ध्यान रखना, ये जो साइक्लोन है जिसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं, ये केवल जब इंडिया की साइड में आता है ना, तो ये केवल साइक्लोन ही कहलाता है। भारत की साइड में आएगा तो ये केवल साइक्लोन कहलाएगा। लेकिन यही चक्रवात अगर नॉर्थ अमेरिका की साइड में आता है, सॉरी साउथ अमेरिका की साइड में, नॉर्थ अमेरिका की साइड में आता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हरिकेन। ठीक है ना? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आएगा तो ये हरिकेन कहलाता है। होता ये भी चक्रवात है, बस खाली नाम का डिफरेंस है। ये यहाँ पर आता है तो हरिकेन कहलाता है, और यहाँ पर आता है तो साइक्लोन कहलाता है। और ऑस्ट्रेलिया की साइड आता है तो क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया की साइड अगर ये साइक्लोन आएगा तो उसको हम लोग विली विलीज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? विली विलीज, ध्यान रखना, विली विलीज के नाम से इसको जाना जाता है। यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में जो साइक्लोन आते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? वो विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन? ठीक है ना? यहाँ पे विली विलीज हो गया, यहाँ पे साइक्लोन हो गया, और यहाँ पर हरिकेन हो गया। एक बात और ध्यान रखना, जापान और चाइना की साइड में अगर कोई साइक्लोन आता है तो वो क्या कहलाता है? वो टाइफून कहलाता है। ठीक है ना? ये टर्म्स अपने आप में आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब जब भी साइक्लोन आता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में ही क्यों आता है? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में आपको इक्वेटर देखने को मिलता है। इक्वेटर के जस्ट अगल बगल में ही यहाँ पर आसपास ही साइक्लोन्स आते हुए नजर आते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि यहाँ पर डायरेक्टली सन की रेस पड़ती हैं। सूर्य की, जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है। डायरेक्टली पड़ने का मतलब यह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि अगर सन की रेस किसी चीज़ पर डायरेक्ट पड़ती है ना, तो वहाँ पे आप कह सकते हो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और सन की रेस अगर इनडायरेक्ट बेसिस पर पड़ती हैं, टेढ़ी होकर पड़ती हैं, तो इतना असर पड़ता नहीं है उस सरफेस के ऊपर। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे मान लो सन है, तो सन की रेस तो यहाँ पे तो डायरेक्टली पड़ रही है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो समुद्र है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम लोग ऊपर बात करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल की, इसी वजह से तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ठंड होती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती ही नहीं है ना? डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट सन की रेज वहाँ पर पड़ती हैं, इस वजह से वो रीजन काफ़ी ठंडे रहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखनी होगी कि जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइक्लोन की, तो ध्यान रखना, जो नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आते हैं ना, जो स्टॉर्म होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में स्टॉर्म आते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ये बात भी। सबसे पहली बात आपने क्या करना है ना, इस वाले मैप को ही हम लोग ले लेते हैं वापस से, इसको क्लियर करते हैं और कलर चेंज करते हैं। अब जब आप यहाँ पे सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर वाला कौन सा रीजन है? ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला साउथ रीजन है तो सदर्न हेमिस्फीयर है। अब नीचे जब भी यहाँ पर कोई स्टॉर्म आता है, कोई यहाँ पर आप कह सकते हो बवंडर बनता है ना, कोई यहाँ पर आंधी बनती है, तो वो कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे। और जो कभी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस प्रकार से। ठीक है ना? इसके पीछे का रीज़न है,
रीज़न यहाँ पर यह है कि जब भी हवा बहती है, आपको पता होगा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है। कहाँ पे बहती है हवा? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, यह मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले यहाँ पर इतना समझना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा बहती है। अब जब आप लोग पूरी पृथ्वी देखते हो ना, तो पूरी पृथ्वी के अंदर हाई प्रेशर कहाँ कहाँ पर है? नॉर्थ पोल पर हाई प्रेशर है और साउथ पोल पर हाई प्रेशर है ना, क्योंकि ठंडे रीजन पर हाई प्रेशर होता है। और लो प्रेशर कब बनता है? जब वो एरिया बहुत गर्म होगा, गर्म होकर हवा ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। क्लियर हुई बात? लेकिन हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हाई प्रेशर है। फिर इधर आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है, फिर हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग आप कह सकते हो ये बेल्ट्स होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। कभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा डिटेल से। अभी हम लोग साइक्लोन समझ रहे हैं, वो टॉपिक अलग है, ठीक है ना। तो इतना समझ लेना, हाई प्रेशर, फिर इधर लो प्रेशर ये बेल्ट होती है, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। तो मतलब कहने का पर्पज़ है, मैंने बताया हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ से साउथ पोल से हवा बहती है यहाँ पर, फिर यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर बहती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह हवा बहती हैं। लेकिन अब यहीं पर एक बात बहुत अच्छे से जानने वाली है। एक सेकंड, अगर मैंने एक क्लियर पेपर ले रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद मैंने क्लियर पेज नहीं लिया है। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, यहीं पर समझते हैं। एक बात ज़रूर से ध्यान रखना कि जब भी हवा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर भी हाई प्रेशर है, हवा कहाँ बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि जो लो प्रेशर है वो लो प्रेशर कब बनता है? जब एक पर्टिकुलर एरिया पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी कब हो रही है? मैंने आपको बताया इक्वेटर पर गर्मी क्यों होती है? क्योंकि सन की रेज वहाँ पर डायरेक्टली पड़ती हैं, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। तो वहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर होगा समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ की जो हवा है ना वो ऊपर उठने लगेगी। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में इस बात को पढ़ रखा है, जब भी मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो आपस में वो हटने लगते हैं, और हटने लगेंगे तो हल्के हो जाएंगे और वो ऊपर उठने लगेंगे। तो जो हवा है जब यहाँ पे गर्म होगी ना तो वो भी ऊपर उठने लगती है। जो गर्म चीज़ है वो ऊपर उठने लगती है। भाप बना दो तो भाप ऊपर बहने लगती है, आपने देखा होगा, है ना। तो गर्म हवा है वो ऊपर उठने लगती है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे ही लो प्रेशर के अंदर क्या होता है, गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ती है और हवा जो है ना यहाँ से ऊपर उठ जाती है गर्म होकर, वो एरिया खाली हो जाता है, वो लो प्रेशर कहलाता है। क्लियर हुई बात? लेकिन जब ठंडा एरिया रहेगा तो वो हाई प्रेशर कहलाता है। अब आपने एक बात और ध्यान रखना है, जब भी लो प्रेशर बनता है यानी इस एरिया से हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो इसके आसपास के जो हिस्से होते हैं ना, आसपास के जो हिस्से होते हैं जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वो ठंडी हवा तुरंत इस वाले एरिया को भरने के लिए भागती है। मतलब इस एरिया से जब गर्म हवा उठी ना तो ये एरिया खाली हो गया। अब खाली हो गया तो इस एरिया को भरना होगा। तो इस एरिया को भरने के लिए जो इसके आसपास की ठंडी हवा है वो तुरंत यहाँ पे भागती है, और तुरंत वो हवा जब यहाँ पे भागती है इस एरिया को भर देती है, तो वो हवा भी गर्म हो जाती है। वो हवा भी गर्म होकर ऊपर बहने लगती है। अब वो हवा भी जब गर्म होकर ऊपर बहने लगती है तो वो ऊपर जाकर क्लाउड्स बनाती है, बादल बनाती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंड ऊपर बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर नीचे गिरता रहेगा, टेम्परेचर कम होता रहेगा, यानी ऊपर ठंड होती रहेगी। तो हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी कंडेंसेशन होगा और वहाँ पे क्लाउड बनेंगे, यानी कि बादल बनेंगे, ठीक है ना। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जिसकी वजह से चक्रवात बनते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये आएगा, सर चक्रवात में इस प्रकार से गोल गोल क्यों घूमता है ये, है ना। चक्रवात ऐसा होता है ना, चक्रवात ऐसा होता है तो गोल गोल क्यों घूमता है? नीचे से तो पतला होता है लेकिन ऊपर से ये बहुत चौड़ा हो जाता है। ये गोल गोल क्यों घूमता है? इसके अंदर स्पिनिंग कैसे होती है? अब इस बात को हम लोग समझते हैं। स्पिनिंग के पीछे का रीजन है यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगती है। अब ये क्या है इस बात को समझना, एक सेकेंड रुको। मैंने आपको क्या बताया? हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसको मैं बार बार रटा रहा हूँ क्योंकि बहुत रेलिवेंट चीज़ है ये। अब होता यहाँ पर यह है कि जब ऊपर से हवा बहती है ना, तो एक थ्योरी है जिसके अंदर बताया गया है कि जब ऊपर से हवा नीचे बहती है और ऊपर जब आप कह सकते हो कि चक्रवात बनता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। नीचे जो यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो चक्रवात बनते हैं, स्टॉर्म बनता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ में जो चक्रवात बनता है वो क्लॉकवाइज घूमता है। अब रीज़न समझते हैं।
रीज़न यहाँ पर यह है, हवा का एक पूरा का पूरा रीज़न है, एक थ्योरी है वो जो कि ये बोलती है जब हवा नॉर्थ पोल से यानी कि हाई प्रेशर से ऊपर से नदर्न हेमिस्फीयर से जब नीचे भागती है ना हवा, तो बेसिकली होता यह है कि वो हल्का सा राइट साइड में चली जाती है, हल्की सी राइट साइड में चली जाती है। मतलब हवा सपोज ऐसे बहकर ऐसे आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए, ऐसे सीधी आनी चाहिए, लेकिन वो सीधी ना आकर क्या होता है, सीधी ना आकर वो राइट साइड में थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। अब आप देखोगे तो राइट साइड में हल्का सा मतलब इस प्रकार से टिल्ट हो गया है ना। जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, राइट साइड में आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो इधर टिल्ट हो गया, राइट साइड में इधर टिल्ट हो गया, राइट साइड में यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि इधर टिल्ट हो गया। तो राइट साइड है में ये सारा का सारा राइट साइड में जाती है हवा, ठीक है ना। ऊपर से आई, ये राइट साइड में इस प्रकार से आ गई, ये राइट साइड, तभी तो यहाँ पर एरो दिखा है, थोड़ी सी राइट साइड में टिल्ट हो जाती है। और नीचे से जब हवा जाती है ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर, तो ये लेफ़्ट साइड में मुड़ जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में चलती है, इस प्रकार से हवा राइट साइड में बहती है ऐसे करके, तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्योंकि ऐसे हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जहाँ पे मैं ये पेन को घुमा रहा हूँ। और जब भी हवा यहाँ पे नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप लोग देखते हो ना, तो ये लेफ़्ट साइड में टर्न हो जाती है। लेफ़्ट साइड में टर्न होने का मतलब है इस प्रकार से यहाँ पर टर्न हो जाएगी, और यहाँ पर आप कह सकते हो फिर वो इस प्रकार से यहाँ पर घूमेगी भी। मतलब हवा ऐसे गई और ऐसे यहाँ पर टर्न होती है, तो नीचे यहाँ पर हवा ऐसे घूमती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया और नीचे वाला क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई, घड़ी नहीं घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है ऐसे। क्लियर हो गया। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और यही यहाँ पर जो हवा की ट्रैवलिंग है, जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से बदलती है ना, इसी के चक्कर में जो हमारा चक्रवात है, जो हमारा साइक्लोन है, वो स्पिन करता है, वो गोल गोल घूमने लगता है। क्लियर हो गई बात। ये आपने यहाँ पर पूरा सिस्टम समझ लिया। समुद्र का पानी गर्म होगा, हवा नीचे गर्म होकर ऊपर उठेगी, नीचे लो प्रेशर बन जाएगा और बादल बनेंगे ऊपर, क्योंकि हवा जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में ऊपर बादल बनाएगी। अब नीचे यहाँ पर खाली हो चुका है, लो प्रेशर बन चुका है, तो इसके आसपास की जो हाई प्रेशर से ठंडी हवा है वो इधर भागेगी, लेकिन मैंने आपको बताया राइट और लेफ्ट साइड में भागेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो चक्रवात बनता है। क्योंकि यहाँ पर जब नीचे चक्रवात बनता है, मैंने आपको बताया ना, नीचे चक्रवात बनता है तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि नीचे से यहाँ से जब हवा आती है तो हाई प्रेशर से नीचे से आती है, इस प्रकार से यहाँ पर ये घूमता है। और ऊपर से यहाँ पर जब हवा आती है तो बेसिकली ऊपर कोई चक्रवात बनता है तो वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इस प्रकार से, क्योंकि ऊपर ठंडी हवा आती है तो यहाँ पर वो उल्टा घूमता है हाई प्रेशर में, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न ये पूरा प्रोसेस कोरियोलिस वाला कहलाता है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। टिल्ट का मतलब आपने समझ लिया। फिर उसके बाद में यही प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, तो इससे क्या होता है, पूरा साइक्लोन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। फिर ये जो साइक्लोन पूरी तरह से बन गया, पूरा बवंडर बन गया, और बवंडर बनने के बाद में फिर ये हवा के साथ साथ आगे भागता है, और आगे भागने के बाद में कोस्टल एरियाज़ को डैमेज करता है, और जहाँ पे हमारा समुद्र ख़त्म होता है वहीं पर ये रुक जाता है, थम जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उसके आसपास के जितने भी एरियाज़ होते हैं उनको वो पूरी तरह से डैमेज कर देता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया। नीचे पानी गर्म हुआ, ऊपर गर्म हवा उठी, ऊपर उठने के बाद में ठंडी हुई, उससे क्लाउड्स बने, और फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि जो आसपास की हवा थी, ठंडी हवा, वो इस एरिया में भागी, वो भी गर्म होकर ऊपर उठी, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, और यहाँ पर ये पूरा बवंडर, पूरा स्टॉर्म क्रिएट होता है, और वो जो स्टॉर्म है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बवाल क्रिएट करता है, पूरा चक्रवात ये बनकर निकलता है। तो क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आई होप आपने आज बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। एक बार मैं कोरियोलिस फोर्स के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आप लोग बहुत आराम से समझ पाओगे, ठीक है ना। अभी तो मैंने फिलहाल आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता दिया, एक थ्योरी के अंदर ये मेंशन किया गया है जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में हवा कैसे ट्रैवल करती है समझ लेना, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर भागती है, और हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पर भागती है तो किस प्रकार से डायरेक्शन चेंज होते हैं, ये मैंने आपको बताया। लेफ्ट एंड राइट कब यहाँ पर टर्न होती है, ऊपर से जब आती है तो राइट साइड में टर्न होती है, नीचे से जब यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टर्न होती है। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। बाकी ये मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में एग्जैक्टली बता दिया है, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, इनकी अपनी इंटेंसिटी होती है। मतलब एक मान लो चक्रवात ऐसा आया, उसके अंदर जो हवा की स्पीड है, अगर हवा की स्पीड जितनी कम रहेगी, जितना तूफ़ान हल्का रहेगा, वो उतना यहाँ पर कम खतरनाक होगा, और जितना तूफ़ान ज़्यादा होगा, जितना तूफ़ान और ख़तरनाक होगा, तो वो हमारे लिए और डिज़ास्ट्रस बनकर आएगा।
ठीक है ना। तो सपोज़ यहाँ पर चक्रवात के अंदर जो आंधी की स्पीड है, जो स्टॉर्म है, वो 51 किलोमीटर पर आवर से कम है, तो फिर वो एक तरीके से डिप्रेशन वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हवा की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी ना, तो ये साइक्लोन और ख़तरनाक होता है। सपोज़ यहाँ पर जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये सबसे खतरनाक साइक्लोन माना जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हवा की स्पीड होती है वो 222 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इतनी तेज़ हवा चलेगी जो सब कुछ यहाँ पर अपने साथ में ये उड़ा ले जाएगी। ये अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर साइक्लोन की देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। अब बात आते हैं कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे आखिरकार इनका नामकरण होता है। जैसे अभी साइक्लोन का नाम सितरांग रखा गया, तो कैसे रखा गया? देखो, ये कहानी शुरू होती है साल 2000 से। साल 2000 में आप कह सकते हो अलग अलग कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया जिसको हम लोग WMO के नाम से जानते हैं या फिर एस्केप के नाम से जानते हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जो एस्केप है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये जो बॉडीज़ है ना, इनको बनाया गया। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ इकट्ठी हुई। अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर साथ में आई। ये सारी कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ हैं? जो कि आपको इसी वाले रीजन में देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? इस वाले रीजन में, इंडियन ओशन के आसपास। मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आने वाले सारे के सारे देश हैं, आप ऐसा देख सकते हो। तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में थी। इन्होंने बोला कि चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे रीजन में कोई साइक्लोन आएगा तो उसकी हम लोग नेमिंग करेंगे, उसको अलग अलग नाम देंगे। तो ये इन कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया था। लेकिन साल 2018 में इन कंट्रीज़ में से कुछ और कंट्रीज़ को ऐड कर लिया गया। यानी कि ये तो देश थे ही, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। इसी में और देश भी आ गए, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। ये देश भी यहाँ पर ऐड हो गए। इन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ मिलकर साइक्लोन का नामकरण करेंगे। तो टोटल 13 देश निकल कर आ गए। 13 देश ने बोला कि जो ये 13 देश है ना, वो सब 13 कंट्रीज़, हर एक कंट्री 13-13 नाम देगी। यानी 13 कंट्री हैं, हर एक कंट्री 13-13 नाम अपनी तरफ से डिसाइड कर दे देगी। हर एक कंट्री ने जब 13-13 नाम दिए तो टोटल हमारे पास में 169 नाम इकट्ठे हो गए। तो 169 नाम का पूरी तरह से लिस्ट हमारे पास में तैयार है। तो यहीं पे जब भी साइक्लोन आता है तो उसमें से एक नाम उठाकर दे दिया जाता है। और मैंने आपको बताया ये जो नाम है 169 नेम, ये सब अलग अलग कंट्रीज़ ने ही दिए हैं। तो इसमें से जैसे सितरंग है, सितरंग जो अभी साइक्लोन आया ये इंडोनेशिया ने दिया है, सॉरी थाईलैंड ने दिया है, इंडोनेशिया बोल दिया, थाईलैंड ने दिया है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर नेमिंग इस प्रकार से होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो ये 13 देश हैं जिन्होंने अलग अलग 13-13 नाम दिए साइक्लोन्स के, इन नाम में एक कंडीशन रखी गई है। सबसे पहली बात, नाम हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब ऐसा ना हो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, किसी के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, किसी जेंडर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम जो है काफ़ी कड़वा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बहुत आसानी तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सके हम, ऐसा नाम होना चाहिए। बहुत छोटा सा नाम हो, पता मैक्सिमम लेंथ आपने देखा होगा जब भी साइक्लोन है, तितली, ताउते और सितरंग, छोटे छोटे नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में बोला गया है कि जो साइक्लोन का जो नाम होता है ना, इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 8 शब्दों से ज़्यादा नहीं हो सकती, 8 लेटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर साइक्लोन्स के नेमिंग में ध्यान में रखनी होती है। क्लियर हो गया? अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, आप भी सोच रहे होंगे सर इतना सब कुछ बता दिया, क्यों बता दिया, क्या इसकी ज़रूरत थी? तो आप ये देखो, यहाँ पे साल 2013 में UPSC में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। एक साइक्लोन आया होगा उस समय पर, फेलिन नाम का। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। फिर ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साल 2014 में पूछा गया था। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये खासकर साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। क्यों? ये पूछ लिया गया। फिर एक और सवाल था 2022 का, यानी इसी बार पूछा गया था इस बार के प्रीलिम्स में, कि जो हमारे पास में कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स हैं। आपको पता होगा जब साइक्लोन आता है ना तो रेड अलर्ट, अलग अलग कलर के अलर्ट्स दिए जाते हैं। तो उन अलर्ट्स का मतलब क्या है, ये यहाँ से आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो गए हैं काफ़ी सारे। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये रेलिवेंट है। प्रीलिम्स के अंदर देखोगे तो ग्रीन क्रैकर्स, स्वास, स्टार, सफल, पैसो, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब क्या है आगे मैं डिस्कस करूँगा। मेंस के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इंपॉर्टेंस क्या है आपसे ये पूछा जा सकता है,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो आपने पता ज़रूर होना चाहिए। रिसेंटली यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशन हुआ है तो पोल्यूशन देखने को मिला पटाखों से, तो उसी की वजह से यहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स न्यूज़ में आए हैं। सवाल ये उठता है कि सर ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या? तो ग्रीन क्रैकर्स को हम लोग इको फ्रेंडली क्रैकर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी एक ऐसे पटाखे हैं जो कि हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इससे एयर और नॉइस पोल्यूशन बहुत कम होता है, इसको हम लोग ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं। ये जो क्रैकर्स हैं ना, इनको डिज़ाइन किया गया है नीरी के थ्रू, यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू। अब ये नीरी ने भी काम किया था काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में, उसके बाद ही यहाँ पर जाकर इन ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया गया। नाउ ये जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं, ये काफ़ी कम खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल क्रैकर्स। जो नॉर्मल पटाखे होते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा डिजास्ट्रस होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो ग्रीन क्रैकर्स इतने कम खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर बैरियम नाइट्रेट नहीं होता है, जबकि दूसरे मामूली पटाखों के अंदर बैरियम नाइट्रेट पाया जाता है, और इसी बैरियम नाइट्रेट की वजह से उस पटाखे में आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है और साथ ही साथ में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलाता है। नाउ जो ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, इन ग्रीन क्रैकर्स को हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैरियम नाइट्रेट का ना इस्तेमाल कर आप कह सकते हो कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम का, है ना। तो मैग्नीशियम और बैरियम की जगह पर पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। नाउ बात ये की जाती है कि जो रेगुलर क्रैकर्स होते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल पटाखे होते हैं, ये इनमें साउंड कितनी होती है? 160 से लेकर 200 डेसिबल्स तक, मतलब साउंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, इनमें जो साउंड होती है वो 100 से लेकर 130 डेसिबल्स तक होती है, साउंड काफ़ी कम होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, हाउ कैन वन आइडेंटिफाई ग्रीन क्रैकर्स। आप ग्रीन क्रैकर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि वो ग्रीन क्रैकर्स ही हैं? तो यहाँ पे जो भी ब्रांड होती हैं ग्रीन क्रैकर्स की, उसमें यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखनी होनी है। सबसे पहला एक आता है स्वेस वाला, सेफ वाटर रिलीज़र। मतलब ये जो क्रैकर्स होते हैं, ये वाले जो पटाखे होते हैं, इनके अंदर सल्फ़र का भी इस्तेमाल नहीं किया गया और पोटेशियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इन सब चीज़ों का इसमें यूज़ नहीं किया गया है, तो इससे होता क्या है, ये वाटर वेपर को रिलीज़ करता है, यानी कि इससे पोल्यूशन ना पैदा होकर पानी का कुछ वेपर यहाँ पर निकलता है और इससे कोई पोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ पर ये हमारे छोटे छोटे जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं उस एमिशन को भी रोकने में मदद करता है। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं स्टार मतलब सेफ थर्माइट क्रैकर। तो श्वास की तरह ही यहाँ पर स्टार है, स्टार के अंदर भी सल्फ़र या पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये भी इसकी साउंड इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है और पोल्यूशन भी कम पैदा करता है। तीसरे प्रकार के होते हैं सफल, मतलब सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ये क्या करता है, ये एल्यूमिनियम के कंटेंट को रिप्लेस कर देता है मैग्नीशियम से। तो यहाँ पर बेसिकली एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया गया है, इससे यहाँ पर पोल्यूशन ऑलवेज कम हो जाता है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। नाउ ये जो तीनों ब्रांड्स आपने पढ़े हैं ना, ये जो ग्रीन क्रैकर्स की तीनों ब्रांड्स हैं, ये सारी ब्रांड्स कौन प्रोड्यूस करता है? हमेशा एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसने लाइसेंस लिया हो, जो लाइसेंस CSIR के थ्रू अप्रूव्ड हो, वही व्यक्ति यहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक बॉडी है पेसो, मतलब पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो ये पेसो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर बात करता है इन पटाखों के बारे में। ये उन पटाखों को प्रमोट करता है जिसमें आर्सेनिक, मर्करी, बैरियम का इस्तेमाल ना किया जाए, है ना। तो ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में आगे देखोगे जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, ग्रीन क्रैकर की पहचान कैसे की जा सकती है। ग्रीन क्रैकर की पहचान करना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो पटाखों के डब्बे होंगे ग्रीन क्रैकर वाले, वहाँ पर ग्रीन कलर का लोगो प्रिंट होगा उनके बॉक्सेस के ऊपर, ठीक है ना। बाकी QR कोडिंग रिस्पॉन्स भी होगा, यानी क्विक जो रिस्पॉन्स होती है ना कोडिंग, QR कोड आपने देखा होगा, वो लगा होगा, उससे भी आप लोग स्कैन करके पता लगा सकते हो कि वो वाकई में ग्रीन क्रैकर है भी या नहीं है। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो पेसो ग्रुप है ना, पेसो जो बॉडी है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका काम है कि ऐसे पटाखों को आगे प्रमोट करना जिस पटाखे के अंदर आर्सेनिक, मरकरी, बैरियम का इस्तेमाल ना किया हो गया हो, मतलब वो ज़्यादा खतरनाक ना हो। लेकिन पेसो है क्या, इसके बारे में ज़रूर से जान लेना। पेसो बेसिकली एक ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर में आता है, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है। पेसो को बनाया गया था 1989 में। इसका काम है कि जैसे एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जो विस्फोटक चीज़ें होती हैं, या कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, पेट्रोलियम होते हैं, इनको रेगुलेट करने का ये काम करता है।
पेसो का हेड ऑफिस आपको देखने को मिलता है नागपुर के अंदर यानी महाराष्ट्र में। बात ये आती है कि ग्रीन क्रैकर्स को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की जाती हैं, कुछ कंसर्न्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहली चिंता यहाँ पर क्या है, जब से ग्रीन क्रैकर्स आए हैं ना, तो ग्रीन क्रैकर्स की चर्चा तो हर बार की जाती है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स के अंदर दिक्कतें यह हैं कि इनको खरीदना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। मतलब क्या है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। इनको वही लोग बना सकते हैं, वही लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं जिन्होंने CSIR के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हो, और हर कोई यहाँ पर ये CSIR के साथ में एग्रीमेंट साइन कर नहीं पाता है। दूसरा आपको दिक्कत देखने को मिलती है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है ग्रीन क्रैकर्स को लेकर। जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके बीच में कोई भी जागरूकता है नहीं, और इसी चक्कर में हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते कि आखिरकार ये ग्रीन क्रैकर है भी या नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। तीसरा यहाँ पर एक और कंसर्न दिखाया गया, वो ये है कि देखो जो ग्रीन क्रैकर्स है ना, इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, लोगों को ये प्रॉपरली मिलते नहीं है, और मिलते नहीं है तो इस वजह से लोग खरीद नहीं पाते, इस वजह से नॉर्मल पटाखे खरीद लेते हैं। या फिर इसमें एक दिक्कत ये भी निकल कर आती है कि ग्रीन क्रैकर्स के जो प्राइसेस हैं ना, जो इनके दाम हैं, वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पटाखे। तो इस वजह से भी यहाँ पर लोग इसको प्रेफर इतना करते नहीं हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स आपको नज़र आएंगे ग्रीन क्रैकर्स के रिगार्डिंग। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस नहीं किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला, क्योंकि यार वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका वीडियो है ना, ये 8:30 तक लेकर आ पाऊँगा मैं, ठीक है ना। रोज़ शाम को पहले 8 बजे तक आता था, बट आधा घंटा थोड़ा सा आगे कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ता है। तो 8:30 तक यहाँ पर इस वीडियो को मैं लेकर आऊँगा, और हम लोग फिर कल से ज़बरदस्त तरीके से अपने वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस किया करेंगे। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।